हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? सो आज का जो सेशन है, ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सेशन है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि मैम हम किसी भी सेंटेंस में एरर डिटेक्शन इजीली कर नहीं पाते हैं, समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या इसमें एरर है और इसको कैसे सॉल्व करना है। राइट, एग्जाम में तो ये आने वाला है, सबको पता है, तो आपको तैयारी भी इसकी करनी चाहिए। आप देखो क्या होता है, मैं आपको सिंपल फंडा इसका बता देती हूँ। अगर आप अंधेरे में तीर चलाएंगे, ठीक है, तो आप इसका कोई आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं इसको ढूंढने में, क्या एरर है सेंटेंस में, तो वो इतना ईजी आप लोगों के लिए होने नहीं वाला है। अगर आप बिना किसी रूल के, बिना किसी पैटर्न के सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं आपको देती हूँ एक एक्सरसाइज, ठीक है, एक वार्म अप एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। मैं देती हूँ आपको कुछ सेंटेंसेस, आप मुझे बताइए क्या आप इसमें एरर डिटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आपने एरर को डिटेक्ट कर लिया तो ऑफ कोर्स आपको अपना लेवल भी समझ में आ जाएगा कि भाई मैं इतने लेवल तक का सॉल्व कर पा रहा हूँ और मुझे इतनी प्रैक्टिस और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं 10 सेंटेंसेस आपके सामने दूंगी और जो ग्रामर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, सब कुछ उसी से रिलेटेड है। एक चीज़ अच्छे से समझ लो, ये जो एरर डिटेक्शन की एक्सरसाइजेज होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड ग्रामर। एक पैराग्राफ आपको एडिट करने के लिए दिया जाता है, क्या बोलते हैं हम इसको? इंटीग्रेटेड ग्रामर। मतलब कि सारी ग्रामर एक साथ आपको अब पता होनी चाहिए, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आने चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या आता है, एक्टिव, पैसिव हो गए, डायरेक्ट, डायरेक्ट हो गए, राइट, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब कुछ ही आपको आना चाहिए। सिंथेसाइज करना आना चाहिए सेंटेंसेस को, सारे कंजक्शंस, क्लॉजेस, सब आपको पता होने चाहिए। ये एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है अगर आप किसी क्लास 10th के स्टूडेंट है कि भाई ये ऑलरेडी पढ़ के आया है, फर्स्ट से लेकर 9 तक सारी ग्रामर पढ़ के आया है ना। अब मैम ये क्या तरीका हुआ, सारी ग्रामर एक साथ कैसे रिवाइज करें? अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आने वाला है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरी ग्रामर भले ही हम एक साथ रिवाइज ना करें, लेकिन एक पैटर्न हम लोग बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से, और वही मैंने किया है। आपके क्लास 10th में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं, जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट, उनको अगर मैं एग्जामिन करूं, उनको स्कैन करूं, तो मुझे एक पैटर्न मिला है, जो पैटर्न एक्चुअली बार बार क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं उससे बना है। सो आई एम श्योर कि हम लोग इस पैटर्न की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आने वाला है, तो ये आप लोग के लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, राइट। तो वो रूल्स, उन पैटर्न से रिलेटेड रूल्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। वार्म अप एक्सरसाइज आपके सामने अभी आ रही है, ये आपको सॉल्व करनी है, और रूल समझने के बाद में हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। 3-4 एक्सरसाइजेज मैंने आपको दी हैं जो आपके एग्जाम में आएगी, उससे रिलेट करती है। ऐसा ही कुछ आपके एग्जाम में भी आने वाला है। तो ये जो पूरा वीडियो है, एक 1 शॉट वीडियो होगा आपके लिए एरर डिटेक्शन की, रूल्स प्लस एक्सरसाइज का, जिसमें आपको पूरा 30 सेकंड के अंदर अंदर आप किसी भी सेंटेंस में ढूंढना सीख जाएंगे एरर को। ठीक है भाई, तो ये मेरा प्रॉमिस आपसे है, पूरी वीडियो को देखना है एंड तक, आपको कोई भी रूल स्किप नहीं करना है और समझने की कोशिश करनी है कि भाई कैसे कोई भी सेंटेंस अगर मेरे एग्जाम में आता है तो मैं उसमें कैसे एरर ढूंढने वाला हूँ। क्लियर हो गया? चलो, तो अभी हम लोग करते हैं एक वार्म अप एक्सरसाइज। आपको मैं सेंटेंसेस एक के बाद एक दे रही हूँ, आपको मुझे इसमें एरर फाइंड करके बतानी है कि करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है, इफ आई हैड मनी आई विल हेल्प यू। अगर आपने टेंसेस मुझसे पढ़े हैं तो आपने देखा होगा, मैं कंडीशनल्स भी टेंसेस में पढ़ा देती हूँ, नोटिस किया होगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आपने टेंसेस मेरे से पढ़े हैं, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ से सेंटेंस बन रहा है, कंडीशनल क्लॉज के साथ सेंटेंस है, रूल्स होते हैं इसके। ये सेकंड कंडीशनल है जिसमें पास्ट में बात हो रही है। जब पास्ट में बात होती है तो हम विल नहीं लगाते हैं, वुड लगाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस नंबर 2 है ये, ओके, थर्ड नहीं है, ये 2 है। थर्ड होता तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म लिखी होती तो वो थर्ड कंडीशनल हो जाता। तो ये सेकंड कंडीशनल है। अगर आपने अभी भी कंडीशनल्स नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार जाओ टेंसेस की वीडियोस पे, पास्ट वाले टेंसेस में जाना, मैंने वहाँ कंडीशनल्स को सिखाया हुआ है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, पहले पढ़े हुए हैं, तो आपको इसका आंसर पता होगा। सो इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी पक्के से हेल्प करता ही करता। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बताओ, क्या आपने सही किए हैं या नहीं, मुझे बता देना, क्योंकि आपको मुझे फाइनली अपने 10 में से मार्क्स बताने हैं कितने आए हैं। ठीक है, शी इज़ अ फास्टर रनर।
शी इज अ फास्टेस्ट रनर, सॉरी देखो नोटिस करो फास्टेस्ट पे क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। रूल होता है मैम आर्टिकल का, एडजेक्टिव का कंबाइंड होती है, सारी ग्रामर मिक्स होती है। आपको एक बार समझ आ जाए, सेंस ऑफ लैंग्वेज काम करना शुरू कर दे, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। तो रूल क्या होता है कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर आर्टिकल लगाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ द लगेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं लग सकता। क्लियर हो गया? तो क्या आर्टिकल लगेगा यहाँ पे? द लगेगा। आप बताओ आपका आंसर सही था यानी? कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग अपने अपने आंसर साथ के साथ लिख के देते जाएंगे। अ स्टूडेंट इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। कितने स्टूडेंट हैं? एक ही स्टूडेंट है। तो देयर कब आता है? कब आता है देयर? बहुत सारे लोगों के साथ में, दे के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में आना चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? या तो हिज लिखेंगे या इट्स लिखेंगे। तो हम लोग अभी हिज लिख देते हैं, एक की बात हो रही है। अब देखो आप बोलोगे मैम हर क्यों नहीं लिख सकते? तो एक ग्रामर में रूल होता है, कभी भी आपको हर और हिज में, ही और शी में चूज करना हो तो आप क्या करोगे? मैस्कुलिन जेंडर को चूज करते हैं। तो थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर पर्सन हमारा रूल होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ही से रिलेटेड पॉजेसिव केस या ही से रिलेटेड ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट आपको प्रोनाउन में लगाना रहता है। तो ये प्रोनाउन का है, ठीक है। ये आर्टिकल एंड एडजेक्टिव दोनों का रूल है और ये क्या है आपके लिए? कंडीशनल सेंटेंस का है। अब आप देखो 10 सेंटेंसेस में आपको ऐसे वैरायटी मिलने वाली है कि आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि इसी तरह से एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। तो मुझे पता होना चाहिए। तो एक रूल देखो आपको भी याद हो गया। क्या रूल याद हो गया आपको? कि फास्टेस्ट मतलब कि मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा होगा, क्या लिखा होगा? कोई भी ले लो एडजेक्टिव, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट स्मार्टेस्ट लिखा होगा, स्मार्टेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, राइट। थर्ड सुपरलेटिव डिग्री किसी भी एडजेक्टिव की होगी तो आपको वहाँ क्या करना है? उससे पहले द लगाना है। जैसे ऑल दी बेस्ट, बेस्ट क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट क्या हो गया आपका? सुपरलेटिव डिग्री होगी। तीसरा डिग्री हम लोग इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको द लगाना होता है। क्लियर हो गया ये वाला रूल? ऐसे ही सेम ये रूल मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक पर्सन है तो क्या लगेगा? ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड हो गया है ना, सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट हो गया। अगर एक पर्सन है तो हिज आएगा ना, देयर क्यों आएगा? स्टूडेंट्स होता तो देयर आ जाता। तो ये तो सिंपल सा रूल है सब्जेक्ट एंड वर्ब का, तो आपको समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बताइए। वन ऑफ द स्टूडेंट इन माई क्लास इज नॉट प्रेजेंट टुडे। क्या मिस्टेक मुझे इसमें दिख रही है? निधि मैम बताएंगी? नहीं, बच्चे बताएंगे। आप लोग बताइए। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। मैं ये आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जब भी मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ ना, नॉर्मल लिटरेचर भी पढ़ाते टाइम में आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ कि बताओ यहाँ पे स्टूडेंट क्यों लिखा है, स्टूडेंट्स क्यों नहीं लिखा है। और आई थिंक मैं ये 10th 11th टाइम इस चैनल पे ये वाला रूल आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एडिटिंग की बात नहीं है, एरर डिटेक्शन की बात नहीं है, ये तो नॉर्मली सेंस ऑफ लैंग्वेज आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए। सो देखो कभी भी वन ऑफ दी लिखा होता है, वन ऑफ दी फ्रेंड्स, वन ऑफ दी स्टूडेंट्स। अब देखो लॉजिक समझो, अगर यहाँ पे वन ऑफ दी स्टूडेंट लिखा होगा तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? स्टूडेंट में से एक को कैसे चूज करूंगी? बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो ही ना उनमें से एक स्टूडेंट को चूज करूंगी। तो मैं क्या बोलूंगी? वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, मतलब वन आउट ऑफ दी स्टूडेंट्स, वन आउट ऑफ माई सो मैनी फ्रेंड्स, ओनली वन। सो वन ऑफ दी स्टूडेंट्स इन माई क्लास इज नॉट प्रेजेंट टुडे। तो मुझे बहुत सारे लोग बताने रहते तो इसका रूल सिंपल है, आपको याद हो जाना चाहिए। वन ऑफ दी कहीं लिखा होगा तो उसके बाद जो नाउन होगा, वन ऑफ दी फ्रेंड्स, वन ऑफ दी बुक्स, वन ऑफ दी चेयर्स, वन ऑफ दी प्रिंसिपल्स, वन ऑफ दी टीचर्स, वन ऑफ दी बॉयज, वन ऑफ दी गर्ल्स, ठीक है। तो ये हमारा हमेशा प्लूरल होना चाहिए, एस होना चाहिए इसके अंदर। अब ऐसे ही एरर आपके एग्जाम में आते हैं, आपको टीचर जो है एग्जाम में ऐसे दे देगा, वहाँ पे स्टूडेंट लिख देगा, आप बोलोगे ये तो मैम देखने में ठीक ठीक सा लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा है, वो गलत है, आपको स्टूडेंट वहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू स्टडी मोर योर इंग्लिश वुड गेट बेटर। ये क्या है? ये फिर से मैंने प्रेजेंट सिंपल जब आपको पढ़ाया है ना, आप जाओ किसी भी टेंस वाले मेरे वीडियो पे चले जाओ, वहाँ आप देखोगे मैंने आपको क्या पढ़ाया है। प्रेजेंट सिंपल में कंडीशनल सेंटेंसेस सिखाए हुए हैं, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आप इसको बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन सिखाया हुआ है कि पहले अगर इफ़ यू स्टडी मोर ऐसे करके कोई कंडीशन आपको दी है, ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो आगे कभी भी वुड नहीं लगाएंगे, विल लगाएंगे, ठीक। देखो इसका ऑपोजिट है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई और ये सेकंड कंडीशन हो गई। तो अगर यहाँ पे हैड है मतलब कि पास्ट में है तो वुड आएगा, प्रेजेंट में है तो विल आएगा। अब आप मुझे बताओ, इफ़ यू स्टडीड मोर लिखा होता यहाँ पे तो आप यहाँ क्या लिखते?
इफ़ यू स्टडीड मोर, स्टडीड मतलब सेकेंड फॉर्म आ गई, पास्ट आ गया, तो यहाँ पे वुड होता, होता कि नहीं होता? इफ़ यू स्टडीड मोर यू वुड गेट गुड मार्क्स। अगर हम बोलेंगे इफ़ यू स्टडी मोर देन हम बोलेंगे यू विल गेट गुड मार्क्स। ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। टेंसेस में ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बिलीव नहीं है आपको तो आप जाओ टेंसेस की एक्सरसाइज पे, वहाँ जाके आपको मिल जाएगा। हाउ कुड शी ब्लेम यू एंड ही फॉर द एक्सीडेंट? हाउ कुड शी ब्लेम यू एंड ही? यू एंड ही कहाँ है सेंस ऑफ लैंग्वेज? चलाओ थोड़ा दिमाग, यू के साथ में ही नहीं आएगा। ये यू जो है, हाउ कुड शी, देखो शी हमारा सब्जेक्ट यहाँ ऑलरेडी बन गया, तो ये क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट हैं। प्रोनाउन हमें लगाना है, ये सच है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है। यू का तो यू ही होता है, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, तो आपको पता ही होगा। लेकिन ही का क्या होता है? ही का क्या होता है? हिम, राइट? तो मुझे यहाँ क्या बोलना रहेगा? मैं बोलूँगी हाउ कुड शी ब्लेम यू एंड हिम फॉर द एक्सीडेंट। तो प्रोनाउन में ही आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पता होने चाहिए, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। सही जा रहा है अभी तक सब कुछ? चलो, सो ही इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ही इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, ऑफ हिज पेरेंट्स, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। क्या है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। देखो मैं आप लोगों के सामने सोच सोच के बता रही हूँ कि एग्जैक्टली क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट के बाद में जो प्रेपोजिशन होती है वो फ्रॉम ना लगा के आपको ऑफ लगानी है, ये होती है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे यहाँ से इंक हटाना रहेगा, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो ही डिडंट एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट ऑन इंस्टाग्राम। उसने मेरी रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की इंस्टाग्राम पे। कितना फेमस सेंटेंस है, और आप लोग यही बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जल्दी जल्दी मुझे सब लोग बताएंगे। आप लोग यही बोलते हो ना, ही डिडंट एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट ऑन इंस्टाग्राम। लेकिन निधि मैम ने चिल्ला चिल्ला के जब टेंसेस आपको पढ़ाए थे, पास्ट सिंपल टेंस जब पढ़ाया था, तो आपको क्या रूल बताया था? हर वो बच्चा जो मेरे से टेंसेस पढ़ा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देगा अभी, ठीक है? मैंने क्या रूल आपको पढ़ाया है पास्ट सिंपल में? जब नॉट आता है, डिड नॉट आता है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड नहीं लगती, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड हो गया, ठीक है? तो डिड ऑलरेडी सेकंड हो गया, तो जो नेक्स्ट वर्ब हम मेन लगाएंगे वो फर्स्ट लगाएंगे। डिड नहीं होगा तो आप सेकंड लगा सकते हो। तो आप बोलोगे आई एक्सेप्टेड his request on Instagram, I did not accept his request on Instagram। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे accepted नहीं आएगा, ed हट जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। After he had finished his performance, he would go to the party। ये भी एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे आ गया। ये देखो मैंने तीन तीन कंडीशनल इसमें डाले हुए हैं, क्या बात है, मतलब ये सच में इंपॉर्टेंट होता है। ये सेकंड था, ये वाला फर्स्ट था, कहाँ गया फर्स्ट? ये वाला फर्स्ट था और ये वाला थर्ड है। देखो इसमें क्या होगा, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म लग रही है, ये थर्ड कंडीशनल होता है, और इसका रूल क्या होता है? वुड हैव लिखना होता है और ये गॉन हो जाएगा, वुड हैव गॉन, ये रूल होता है। तो क्या रूल है? फर्स्ट का रूल क्या था? प्रेजेंट सिंपल एंड विल, ठीक है? सेकंड का रूल क्या था? ये जो सेकंड वाला था इसमें क्या था? पास्ट सिंपल एंड वुड। अब पास्ट सिंपल समझो, ये जो हेड है ना, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। आई हैड फूड मतलब पास्ट सिंपल बना दिया, हैव को हेड करके, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट सिंपल है। थर्ड का रूल क्या होता है? पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव गॉन, वुड हैव थर्ड फॉर्म बेसिकली, ठीक है ना? तो ये तीन रूल आपको समझ में आ जाने चाहिए। द पिज्जा वॉज डिवाइडिंग इन बिटवीन टू फ्रेंड्स। कैसे करेंगे बताओ? ये पैसिव सेंटेंस है, पिज्जा खुद से डिवाइड नहीं होगा, कोई इसको करेगा। तो इज एम आर के साथ में हमको क्या करना रहेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो मैं बोलूंगी द पिज्जा वॉज डिवाइडेड, ठीक है? अब बोलोगे मैम ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया, ये तो हमको समझ ही नहीं आएगा कभी भी एक्टिव है या पैसिव है, कैसे पहचानेंगे? एक्शन को नोटिस करो, एक्शन खुद से हो रहा है। क्या हो सकता है? पिज्जा पड़ा हुआ है यहाँ पे, खुद से डिवाइड हो जाएगा क्या? नहीं, इट वॉज डिवाइडेड बाई समवन, किसी ने इसको डिवाइड किया होगा। द रोड वॉज प्रिपेयर्ड बाई द लेबर्स। रोड खुद से बन जाएगी क्या? नहीं ना, खुद से तो प्रिपेयर नहीं होगी, खुद से तो नहीं उसमें कंस्ट्रक्शन होगा। तो मैं बोलूँगी रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड, रोड वॉज कंस्ट्रक्टिंग नहीं होगा, रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड। गिफ्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, गिफ्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटिंग, सोचो ज़रा, गिफ्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब क्या हो रहा था? गिफ्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पीपल, बाय द होस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, बाय द जज कर सकते हैं ना।
ऐसे ही यहाँ पे भी द पिज्ज़ा वॉज डिवाइडेड, मतलब किसी ने डिवाइड किया है इनको, तो ये डिवाइड किया गया है किसी के द्वारा। तो ऐसे एक्शंस जो खुद ना हो पाए, कोई करने वाला होगा, वो पैसिव में चले जाते हैं। और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अभी, है ना, हमें और आ जाएगा। अब चलो भाई, तो आप मुझे मार्क्स बताओ, आपके 10 में से कितने आए, आप कितने सही सही इसमें कर सके। हाउ मैनी मार्क्स डिड यू गेट, क्योंकि मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपके फाइनल मार्क्स अभी कितने आए हैं, और जो भी आपकी मार्किंग होगी, अब आप देख लो, देखो 8 से 10 के बीच में है तो ठीक ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5 से 8 के बीच में है तो प्रैक्टिस करो बेटा। क्या करनी है अभी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। और जिसके 2 से 5 या फिर 2 से भी कम है या जो भी है बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये जो है ना, एडिटिंग के 3, 4, 5 जो भी मार्क्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं ना, आप बिलीव करो ये फ्री के मार्क्स होते हैं, फ्री। यही आपको 5 मार्क्स लिटरेचर में एक पूरा पेज भरने के बाद मिलेंगे, है ना। राइटिंग सेक्शन में एक बड़ा सा लेटर लिखने के बाद मिलेंगे, लेकिन ग्रामर में बस एक एक वर्ड लिखने हैं, वर्ड लिख के आपको मार्क्स मिल गए। तो सोचो, इनको फ्री मार्क्स बोलते हैं। प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको ग्रामर में करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो भाई, तो अभी हमने क्या सीखा मैम, क्या क्या रूल्स थे जो आपने यहाँ लिखे हुए थे, जो भी सेंटेंसेस थे उससे हम लोगों ने कुछ पैटर्न बनाया क्या? आप मुझे अपनी कॉपी पे लिख के दो कि आपने क्या क्या पैटर्न बनाया, ठीक है। क्या किस से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे, मुझे बताओ। किस से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे? क्या मैंने आपसे 10 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था? यस। तो हमको सबसे पहले कोई भी सेंटेंस आए, नंबर 1 हमारा स्टेप क्या होना है, सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस में टेंसेस चेक करने हैं कि क्या इस सेंटेंस का टेंस सही चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो सेंटेंस है वो स्टार्ट तो हुआ था प्रेजेंट में और धीरे धीरे पास्ट में चला गया, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि या तो कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट में हो सकता है, पूरा पैराग्राफ जो भी 3-4 लाइनों का होगा, या तो वो पास्ट में होगा, या तो वो फ्यूचर में होगा। अगर वहाँ पे एग्जामिनर ने ऐसा किया है कि पहली लाइन को पास्ट में लिख दिया, दूसरी लाइन को प्रेजेंट में लिख दिया, आप समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। तो सबसे पहले टेंस चेक करना, ठीक है। हर सेंटेंस में टेंस चेक करना, और टेंस इंडिविजुअल सेंटेंस में चेक नहीं होता, पूरे पैराग्राफ में एक साथ चेक होगा। पहली लाइन में पास्ट था तो दूसरी में भी पास्ट ही तो होगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक काम और करना, लास्ट ईयर के जो पेपर है, लास्ट ईयर क्या मतलब अभी जो पेपर हुए थे 10th वालों के बोर्ड एग्जाम्स के, तो आई थिंक 3 से 4 सेट थे। 3 से 4 सेट तो बहुत सारे थे, लेकिन 3 से 4 रिपीटेड ये थे एरर एडिटिंग की एक्सरसाइजेस थी। आप उनको चेक करो एक बार, और आप नोटिस करोगे कि एक मिस्टेक टेंस की है, एक प्रेपोजिशन की है, दूसरी या तो मॉडल वर्ब्स की है या फिर आर्टिकल की है, ठीक है। तो वही मैं आपको बार बार सिखा रही हूँ, उसी से रिलेटेड आपको मिलने वाला। प्रोनाउन देखो हम लोग मिस नहीं करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 3 ही मिस्टेक थी तो हम उन्हीं से रिलेटेड पढ़ेंगे, नहीं, हमको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। फ्री के मार्क्स को लेने के लिए रिस्क नहीं लिया जा सकता। प्रोनाउन में आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक ढूंढनी है। करेक्ट मिस्टेक प्रोनाउन में कैसे होगी, एक तो मैं आपको देखो बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको अच्छे से देख लेना है, कहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगना है, कहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मेनली तो यही होता है, ठीक है, मेनली यही होता है। इसके अलावा कुछ और होगा तो मैं आपको बता दूंगी। देखो, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा उसका जो वर्ब है उसके साथ में वो भी सिंगुलर होगी, ये मुझे नोटिस करके रखना है, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने लिखा शी तो मैं बोलूँगी ईट्स, अगर मैंने बोला आई तो मैं बोलूँगी ईट, है ना। तो ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्कॉर्ड होता है जो मुझे पता होना चाहिए। प्रेपोजिशन में आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैं 2-4 तो एग्जांपल्स आपको दे चुकी हूँ। मेड ऑफ द गोल्ड, द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड होता है, फ्रॉम नहीं होता है ना। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच होता है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो आपको पता होने चाहिए। शी इज़ सुपीरियर टू मी, इन्फीरियर टू मी, बेटर देन मी, एब्सटेन, रिफ्रेन, ये वाले सब में फ्रॉम आता है। तो ये थोड़ा थोड़ा, फेलियर के बाद ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ आता है। तो ये आपको कुछ कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस पढ़ने होते हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं मैम? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में एक से होते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग ज़रूर गलत अलग अलग होती है। तो जो एग्जामिनर है ना हमको उल्लू बनाएगा। कहीं पे तो क्या करेगा ना, ये वाले देयर की जगह ये वाला देयर लिख देगा, ये वाले वीक की जगह ये वाला वीक लिख देगा। हमको पता होना चाहिए एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है। ये वाले इट्स की जगह ये वाला इट्स लिख देगा। तो क्या हमको इनके मीनिंग्स पता है?
इससे अलावा एक दो चीज़ें और भी होंगी जो आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाएं। न्यू की स्पेलिंग हो सकता है अलग हो जाए, ये वाला KENEW की जगह ये वाला न्यू दे दें आपको, तो आपको पता होना चाहिए नाइट एंड नाइट। ये होमोफोन्स की एक छोटी मोटी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए जो आपका एग्जामिनर आपको पागल ना बना पाए और आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। मॉडल वर्ब्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल वर्ब्स में मैं बताती हूँ होता क्या है। देखो, मॉडल वर्ब्स ऐसे नहीं कि आपको पूरे रटने हैं, ये सेंस ऑफ लैंग्वेज से सॉल्व हो सकते हैं। अब आपको मॉडल वर्ब्स इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मीनिंग तो पता होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर से जाओ और रिवाइज करना शुरू कर दो, आपको आते हैं ऑलरेडी। विश्वास करो आपको मॉडल वर्ब्स आते हैं। एवरीवन, मैं बोल रही हूँ ना, विश्वास करो आपको मॉडल वर्ब्स आते हैं, आप बस कंफ्यूज रहते हो। मैं बताती हूँ यहाँ क्या करना होगा। देखो, जैसे कहीं पे मे लिखा होगा, लेकिन लगाना क्या होगा, शुड लगाना होगा। आपको ऐसे डिफरेंसेस मिलेंगे। अब आप बताओ, मे और शुड में डिफरेंस नहीं पता क्या? मैं बोलती हूँ यू मे ड्रिंक ल्यूक वार्म वाटर इन दी मॉर्निंग। अब आप बताओ, यू मे ड्रिंक में मतलब आप पी सकते हो बोलना चाहते हो, या मैं आपको एडवाइस करना चाहती हूँ यू शुड ड्रिंक। आ गया समझ में? तो आपको वहाँ मे की जगह शुड लगाना है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ आ जाएगी। जैसे नीड टू की जगह पे ये वाला आ जाता है कभी कभी, तो ये वाली चीज़ें आपको थोड़ी फोकस में रखनी है। आप मॉडल वर्ब सॉल्व कर लोगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने नोटिस किया था इस बार का जो पेपर आया था उसमें मॉडल वर्ब्स पूछा है और बच्चों ने उसको आंसर कर दिया था। तो हम कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं, चीज़ें हमें पता होती हैं। एक बार अच्छे से कोई भी वीडियो देख लो, मेरा देखना है मेरा देख लो, मैंने सब पढ़ाया हुआ है, और फिर नॉर्मल हो जाओ, रिलैक्स्ड हो जाओ, विश्वास करो आपको आता है। ऐसे वाले एरर आएंगे, ठीक है? तो मे लगाना है या शुड लगाना है, ये वाला ऐसा नहीं आएगा जहाँ पे दोनों ही सही हो और आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। आप बोलोगे अरे ये कैसे, मुझे तो ये भी सही लग रहा है ये भी सही लग रहा है, वैसा नहीं होगा। आपको एग्जैक्टली डिफरेंस पता चल जाएगा, वैसा वाला ही आएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल। आर्टिकल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ए एन और द से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। देखो सिंपल है, कॉन्सोनेंट एंड वाउल वाला तो सबको पता है, ए और एन कैसे कैसे लगाना होता है ना। ए आई ओ यू से पहले एन, किसी भी साउंड से पहले, वाउल के साउंड से पहले एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट के साउंड से पहले ए लगाएंगे। द मेनली सुपरलेटिव डिग्री में लगता है, ये रूल है। बाकी एक दो जगह और आपको समझ आ ही जाएगा जब आप देखेंगे, जैसे कि प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगाएंगे, कॉमन नाउन से पहले लगाएंगे, तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप लोग देख लेना। कंजक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है? कंजक्शंस क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। मेनली दो चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच लगाना, लिविंग थिंग्स के लिए हु लगाना। ये इजी रूल्स होते हैं, पता है? कभी कभी बहुत आसानी से आपको सॉल्व करने को मिल जाते हैं ये। बाकी इफ़, वेदर, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, और एंड में क्या डिफरेंस है। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ एंड लगाना था इन्होंने और लगा दिया, जहाँ और लगाना था इन्होंने एंड लगा दिया। सो ऐसे ऐसे रूल्स आपको समझने हैं। 8 मेन रूल्स मैंने आपको बताए हैं जहाँ आपको एक्चुअल फोकस करना है, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। कंडीशनल वाला टेंसेस के अंदर ही आ गया था, यहीं पे मैंने उसको लिख दिया है। अब देखो, मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स दिए थे ना स्टार्टिंग में वार्म अप के लिए, अब आप नोटिस करो कि आपके क्या क्या मिस्टेक्स उसमें थे। पहले वाले में मैंने कंडीशनल एरर दिया था, दैट मीन्स टेंसेस से रिलेटेड था, ठीक है? दूसरा वाला आर्टिकल से रिलेटेड था। तीसरे वाले में एडजेक्टिव आपको सही लिखना था। ये बेसिकली क्या है, प्रोनाउन जो है इसका, उसको एडजेक्टिव ही बोलते हैं। फिर क्या था आपका, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का मिस्टेक था। कंडीशनल का फिर से टेंसेस वाला एरर यहाँ पे आपको दिखाई दिया था। प्रोनाउन का, प्रेपोजिशन का, टेंसेस का सारे मिस्टेक्स आपके मैंने वही दिए हैं आपको जो मेनली आपके एग्जाम्स में आते हैं। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका सब लोग, और इसकी प्रैक्टिस अभी और अच्छे से हमको करनी है, इस चीज़ पे फोकस कर लो। अब बारी है एक्सरसाइजेस की। मैं आपको एक्सरसाइज देने वाली हूँ, घड़ी लगा के टाइम लगा के इसको सॉल्व करना, ठीक है? जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो मेरा, तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट स्लाइड। आप उसको क्या कर दोगे, पॉज कर देना, मुझे मत सुनना, इसको पॉज कर देना और पहले खुद से सॉल्व करो, ठीक है? जब आप अभी देख रहे हो मुझे, तो क्या करो, इसको सॉल्व करो खुद से और देखो आप उसको कितने टाइम में कर पाए। 3 मिनट, 4 मिनट, आई थिंक इससे ज़्यादा आपको लगना नहीं चाहिए, फिर भी मैक्स 5 मिनट्स में इसको सॉल्व कर दो, ठीक है? फिर मेरे वीडियो को स्टार्ट करो और फिर देखो कि मैं इसका एग्जाम्पल, मतलब एग्जैक्ट आंसर्स आपको क्या दे रही हूँ। तो शुरू करें। सब लोग वीडियो को पॉज कर देना आंसर आते ही, ठीक है? आई मीन क्वेश्चन आते ही इस क्वेश्चन को देखना, पॉज करना, वीडियो खुद से सॉल्व करना। जो भी रूल्स मैंने समझाया हैं, क्या यहाँ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो सॉल्व कर लेना, नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ नया हो जो आपको सीखने को मिल जाए। चलो, सो ये है एक्सरसाइज आपके सामने नंबर 1, ठीक है? पॉज करो वीडियो को और इसको सॉल्व करो। आप लोगों को ये खुद से सॉल्व करनी है, ये मैंने आपके सामने रख दी है। द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड, आपको इसमें एडिट करनी है। एक लाइन में एक मिस्टेक मिलेगा, कोई मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया है, सीधे सीधे सॉल्व करना शुरू कर दो।
पहले वाले सेंटेंस में टेंस की मिस्टेक देखो मिल रही है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक देखो मिल रही है क्या, आर्टिकल भी दिया है उससे रिलेटेड कुछ है क्या, सॉल्व करो इसको। प्रेपोजिशन अगर है तो उसको देखो वहाँ पे कोई मिस्टेक है क्या, जल्दी जल्दी माइंड चलाना है। तो आई एम श्योर हर बच्चे को इसमें मिस्टेक मिल गई होगी। क्या मिस्टेक है बताओ? द फेस्टिवल्स फॉर्म, अब देखो यहाँ पे अभी अभी मैंने आपको सिखाया था सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉन्कॉर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब का मैच बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पे फेस्टिवल्स लिखा है मतलब आपका प्लूरल हो गया, बहुत सारे हो गए, तो अब यहाँ पे आपको फॉर्म्स लिखना है या फॉर्म लिखना है, क्या लगता है आपको? तो आप क्या करोगे, अब आप आगे का सेंटेंस पूरा देख लोगे कि हमको क्या चीज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक ही फेस्टिवल, ऐसा फेस्टिवल लेंगे, फेस्टिवल्स नहीं लेंगे, तो हम बोल देंगे फेस्टिवल फॉर्म्स। फेस्टिवल फॉर्म्स, फॉर्म करता है क्या, एन ऑस्पिशियस डे फॉर एवरीवन। ठीक, तो ये आपका एक सेंटेंस, एक मिस्टेक मिलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मिलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मिलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मिलेगी, ऐसे आपको मिली। तो इसमें तो मैं ढूंढ ली, तो आप बोलिए फेस्टिवल फॉर्म्स एन ऑस्पिशियस डे, एक दिन की बात हो रही है इसीलिए हम फेस्टिवल लिख देते हैं, ठीक है, डे फॉर एवरीवन। फ्यू सेलिब्रेशंस आर प्रेवलेंट, फ्यू सेलिब्रेशंस आर प्रेवलेंट ऑन एवरी सोसाइटी एंड कम्युनिटीज। ऑन आएगा या इन आएगा बताओ ज़रा? इन सोसाइटी बोलते हैं ना, तो देखो यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन की मिस्टेक ऑलरेडी मिल गई। ठीक, तो एक काम करेंगे, इसको द फेस्टिवल्स फॉर्म कर देंगे, तो इसको फेस्टिवल्स रहने देते हैं, फॉर्म को फॉर्म्स कर देंगे क्योंकि यहाँ पे भी सेलिब्रेशंस लिखा हुआ है। ऐसे देखो आपको अंदाज़ा लगाना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फॉर्म की जगह FORMS, फॉर्म्स की जगह करेक्शन में फॉर्म लिख दूंगी, और इन की जगह यहाँ पे सॉरी ऑन की जगह यहाँ पे इन लिख दूंगी, इनकरेक्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एवरी सोसाइटी एंड कम्युनिटीज, यहाँ तक तो कोई मिस्टेक थी नहीं, आगे देखेंगे। वी सेलिब्रेटेड, आप देखो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, यहाँ पे फॉर्म्स था, सेलिब्रेशंस आर था, तो यहाँ पास्ट में जाने की क्या सेंस है? नहीं है ना। मैंने बोला था ऐसे आपको ढूंढना है कि भाई एक ही सेंटेंस में जब टेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पास्ट में क्यों गया। तो हम इसको सेलिब्रेटेड को काट के यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सेलिब्रेट, ठीक है, सेलिब्रेट इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में सब लोगों को? बात समझ में आ रही है कैसे आपको टेंस डिटेक्ट करना है? तो मैंने देखो स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि अगर आप अंधेरे में तीर मारोगे तो आपको कुछ भी सही नहीं लगेगा, कुछ भी गलत नहीं लगेगा, सब चल रहा है, ऐसे ही सेंटेंसेस देखेंगे। लेकिन अगर ये रूल्स जो मैंने बताए हैं इनको भी फॉलो कर लोगे तो आपको काफ़ी हद तक सेंटेंसेस में मिस्टेक्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको खुद मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं बताओ? फिर क्या हुआ, we celebrate festivals mainly to propagate our cultural heritage। तो इसमें तो कोई मिस्टेक है ही नहीं, इन्होंने बस 3 मिस्टेक्स पूछे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई मिस्टेक है नहीं, ABC थर्ड वाले में है नहीं, तो ये आपका ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। कितनी देर में सॉल्व कर पाए जल्दी जल्दी मुझे कमेंट में बताओ कि मैम हम इतनी देर में इसको सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। एक बार मुझे बताओ सब लोग कितनी देर में इसको सॉल्व किए। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार इसको लाइक कर दीजिए, आप लाइक करेंगे तो ये और लोगों तक पहुंचेगा, बच्चों को एडिटिंग के बारे में और अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि ये वीडियो अगर आप पूरी एक बार में देख लेते हैं तो ये काफ़ी है, एग्जाम से पहले एक बार और देख लेना, ठीक है, ये काफ़ी है आपको एडिटिंग कराने के लिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपके सामने एक्सरसाइज आ गई है, वीडियो को पॉज करना है तो कर लो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। इसमें देखो कितने मिस्टेक्स हैं, ABCDEF, 6 मिस्टेक्स 6 लाइन्स में। हर लाइन में मिस्टेक आप सीख रहे हैं, हर बार एक नया रूल सीख रहे हैं और पुराने रूल को रिवाइज कर रहे हैं, राइट। चलो मैं आगे करती हूँ, उसको स्टार्ट करती हूँ सॉल्व करना। इन हिमालयाज में अ डेजर्ट इज टर्निंग ग्रीन, एक नहीं ना, द डेजर्ट, सारा जो डेजर्ट की बात हो रही है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द डेजर्ट इज टर्निंग ग्रीन, ठीक है। आगे करिए, अपने आप से सब लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसमें जल्दी जल्दी सब लोग सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि और क्या क्या मिस्टेक्स आपको मिलती जा रही हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये मिस्टेक्स बताते जाओ। जल्दी 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 जल्दी। ठीक, ऑल राइट। क्लाइमेट चेंज इन एन इंडियन रीजन होना चाहिए, राइट। ए इंडियन का तो कोई सेंस नहीं बनता, इंडियन है तो ये एन होगा, एन इंडियन रीजन। क्लाइमेट चेंज इन एन इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख हैज़ श्रंक ग्लेशियर
और हैज़ मेड रेनफॉल, और चॉइस है क्या हमारे पास में, ग्लेशियर ने क्या किया है, इसकी वजह से क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, और नहीं बोलेंगे एंड बोलेंगे। तो मैं मिस्टेक्स यहाँ पे लिखती जाती हूँ, ठीक है। इन हिमालयाज, ए की जगह द। बाय द वे ये जो डेजर्ट है इसकी स्पेलिंग हैज़ टू बी 1S, राइट, इसको आप लोग एक बार प्लीज़ देख लेना। सो क्लाइमेट चेंज इन एन इंडियन रीजन, तो ये ए की जगह एन हो जाएगा। लद्दाख है श्रंक ग्लेशियर्स, और की जगह एंड हो जाएगा, एंड लिखेंगे, ठीक है। एंड टेम्परेचर हैज़ मेड रेनफॉल एंड टेम्परेचर अनप्रिडिक्टेबल। वाटर हैज़ नीडेड, फिर से देखो पैसिव स्ट्रक्चर आया है, वाटर हैज़ नीडेड नहीं होगा, वाटर इज नीडेड, सॉरी, तो यहाँ हैज़ आएगा, रॉन्ग है, और इज करेक्ट में आएगा। वाटर इज नीडेड टू इरिगेट द फील्ड, इरिगेटिंग द फील्ड नहीं होगा, इन्फिनेटिव टू कहीं भी होता है तो इसके बाद में सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, इरिगेट, ठीक है। फार्मर्स मे रिक्वायर एड टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ना, टू द गवर्नमेंट क्यों आएगा, एड हमें रिक्वायर होगी किसी से, तो किससे होगी, फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। इफ एवरीवन इज रेडी वी विल अगेन स्टार्ट इट, ठीक है। इफ यू आर रेडी लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो दिस इज द एक्सरसाइज अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज बीन एडिटेड एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट मिस्टेक्स। तो देखो ये अगर इतनी एक्सरसाइजेज भी आप मेरे साथ में सॉल्व कर पा रहे हैं तो समझ लो एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ऐसा ही कुछ आने वाला है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है और ये आपके लिए काफ़ी होगा। आई एम श्योर इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। सो देर आर सम पीपल दैट आर अफ्रेड। तो देखो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, दे आर सम पीपल दैट आर अफ्रेड की जगह हम इसको हु आर अफ्रेड लिख सकते हैं, है ना। देर आर yes, so who कर दीजिए इसको। so there are few people, some people who are afraid of failures and sometimes they are so afraid to। again देखो यहाँ इन्होंने खुद हमें बता दिया कि afraid के बाद off आता है, तो हम यहाँ afraid के बाद off क्यों लगाएंगे, obviously हम लोग to क्यों लगाएंगे, obviously हम लोग off ही लगाएंगे, of themselves, that they avoid take any risk, that they avoid taking any risk। ये sense of language से आपका चलेगा, ठीक है। that they avoid taking any risk or committing a mistake or taking a wrong step। जब यहाँ और है तो ये भी तो और ही होगा, कंजक्शन की मिस्टेक थी, ठीक है। They totally abstain, entirely for नहीं होता है, अभी अभी निधि मैम ने सिखाया है from होता है। entirely abstain from any attempt and endeavor। They believed that। अब देखो सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा था, सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा था, इन्होंने ये बिलीव्ड क्यों कर दिया इसको, ये क्या होना चाहिए, बिलीव, क्या होना चाहिए। मैंने एक सेकंड में इसका मिस्टेक ढूंढ के आपको बता दिया, मैंने ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। क्यों, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि बिलीव्ड होगा तो ये तो मिस्टेक हो गया। पास्ट में नहीं जाएगा जब तक एक्चुअल सेंटेंस की रिक्वायरमेंट ना हो। दे बिलीव, सो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है, जल्दी से इसको भी सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज कर दो, इसको चेक कर लो और फिर हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है। हरियाणा इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ मैं गलत पढ़ ही नहीं पा रही, देखो देख रहे हो, देखो ये होता है सेंस ऑफ लैंग्वेज। वहाँ लिखा ऑन है लेकिन मैं उसको पढ़ ऑफ रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद ऑफ आना चाहिए, तो मुझे लगा शायद ऑफ ही लिखा हुआ है तो मैंने ऑफ पढ़ दिया। तो ये सेंस ऑफ लैंग्वेज से आपको कभी कभी खुद ही समझ आ जाएगा कि यहाँ ऑन का कोई सेंस ही नहीं बनता। तो आप बोलेंगे हरियाणा इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ बिकमिंग अ फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस। सो द फर्स्ट स्टेट, राइट, ये क्या हो गया, एक जो कंट्री की बात हो रही है तो वो द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री हो जाएगा, मतलब सॉरी स्टेट की बात हो रही है तो द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस द अर्न व्हाइल योर वर्क। ये पता है क्या क्या मिस्टेक है इसमें, अर्न व्हाइल यू वर्क। देखो क्या होगा इसमें मिस्टेक, अर्न व्हाइल यू वर्क, योर नहीं होगा, अर्न व्हाइल यू वर्क, मतलब काम करते करते आपको अर्न करने के भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। सो हरियाणा इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस द अर्न व्हाइल यू वर्क पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर देयर कॉलेज स्टूडेंट्स। अब देखो फिर से हरियाणा कर रही है तो देयर क्यों आएगा, इट्स कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं आएगा, हरियाणा तो एक ही है ना, ऑब्वियसली।
कहीं पे ऐसा कहीं लिखा हुआ था गवर्नमेंट्स करके? गवर्नमेंट्स तो होता ही नहीं है, गवर्नमेंट ही होता है ऑब्वियसली। तो हरियाणा एक सिंगुलर एंटिटी हो गया, तो हरियाणा के साथ में यहाँ पे इट्स लगाएंगे, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स कॉलेज स्टूडेंट, मतलब हरियाणा के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है, तो वो इट्स लगाएंगे उसके लिए। सो द स्कीम हु हैज़ बीन टेलर्ड ऑन द वेस्टर्न सिस्टम मस्ट अलाउ स्टूडेंट्स। सो द स्कीम विच हैज़ बिन, है ना, स्कीम तो नॉन लिविंग होगी, तो इसके लिए हु क्यों लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विच। द स्कीम विच हैज़ बिन टेलर्ड ऑन द वेस्टर्न सिस्टम। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि जो स्कीम है वो कैसे बनी है, टेलर्ड मतलब स्ट्रक्चर्ड हुई है वेस्टर्न सिस्टम के ऊपर, मस्ट अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्किंग फॉर अ मैक्सिमम 6 hours a week on their respective colleges। तो इसको मस्ट, देखो यहाँ पे ना मॉडल वर्ब का मिस्टेक है, ये तो मुझे समझ आ गया। सो ऑन द वेस्टर्न सिस्टम मस्ट अलाउ स्टूडेंट्स, वुड अलाउ, ठीक है। सो द स्कीम विच हैज़ बिन टेलर्ड ऑन द वेस्टर्न सिस्टम, तो अभी वेस्टर्न सिस्टम वाला कल्चर ही हमारे यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, तो हम बोलेंगे वुड अलाउ या फिर विल अलाउ, दोनों सही होंगे इसमें, ठीक है। सिस्टम वुड अलाउ स्टूडेंट्स टू वर्क फॉर, मैंने अभी इन्फिनेटिव का रूल आपको सिखाया था, टू के बाद में जो वर्ब होती है वो ING नहीं होती, सीधी वर्ब होती है। सो आप बोलेंगे टू वर्क फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 hours a week इन देयर रेस्पेक्टिव कॉलेज, ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ में तो देयर सही है, लेकिन यहाँ पे वीक की स्पेलिंग गलत है। ये वाला जो हफ्ते वाला वीक होता है, दिनों वाला जो वीक होता है, उसकी स्पेलिंग WEEK वीक होती है, और अगर उसमें से एक ई हट जाता है तो उसकी स्पेलिंग हो जाती है WEAK, राइट। एक ई कम होने से वो वीक हो जाता है, ऐसा करके इसको याद कर सकते हो। और बाकी जो वीक होता है, मतलब जिसमें डेज होते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है WEEK। तो भाई ये भी हमने कर लिया सॉल्व। दिस वॉज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द डे। अब आप मुझे बताओ कैसा फील हो रहा है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है तो लिखना, यस मैम नाउ आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, कि कुछ तो आज मैंने समझ लिया, अब मैं अंधेरे में तीर नहीं मार रहा हूँ, अब मैं कुछ रूल्स पैटर्न्स मेरे माइंड में है और इन्हीं को अपने एक्सरसाइजेज में भी ढूंढूंगा और मुझे पक्का से इसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो मैम थोड़ा समझ में आने लगा, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो एक बार कर दो। होपफुली आज ये वीडियो जो आप लोगों के सामने आ रहा है, इसके बाद में आपको एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैम मुझे और एक्सरसाइजेस चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो कि मैम प्लीज़ इसका पार्ट 2 लेके आइए, और एक्सरसाइजेज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लाइव एक्सरसाइजेज एक दिन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्लास का टाइमिंग 3 o'clock होता है आप लोग के लिए, 3 PM पे मेरी क्लासेस होती हैं इंग्लिश की 10th के लिए, और ये जो है ये 9th और 10th दोनों के लिए है। तो आप लोग भी एक बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, 9th वाले भी 10th वाले भी। और अगर और सेशन चाहिए एडिटिंग के तो आप मुझे बता दो, ये काफ़ी है आई थिंक, लेकिन अगर फिर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं आपको मिलूंगी फिर से न्यू वीडियो के साथ। टिल देन एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।